प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मिड टर्म परीक्षा चली हुई है, मध्यावधि परीक्षा चली हुई है और इसमें आज आपका 7वीं कक्षा का हिंदी का पेपर होना है। तो जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि CBSE ने जो आपके लिए आपकी परीक्षा का जो सैंपल पेपर भेजा है, नमूना पत्र भेजा है अभ्यास के लिए, उसको हम देखते हैं कि आपका जो आज पेपर आएगा इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए कि वो कैसा होगा। तो देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 7वीं 2022-23 विषय हिंदी। अधिकतम अंक होंगे 60 और अवधि होगी आपके 2.5 घंटे। सामान्य निर्देश क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड क और ख में है। जो प्रश्न पत्र है उसके 2 भाग हैं, एक खंड क है और एक खंड ख है। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। जो खंड क है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रखे हैं, उसमें विकल्प दे रखे हैं, उनमें से सही विकल्प को छांट के आपने उत्तर में लिखना है। खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और जो खंड ख है उसमें प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनका हमने वर्णन करना है। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और जो प्रश्न हैं उनमें आंतरिक विकल्प का यानी कि अथवा का भी दे रखा है, या भाई 3 में से कोई 2 प्रश्न करो, ऐसे भी हो सकता है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और प्रश्नों के उत्तर दोनों खंडों के देने जरूरी हैं। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो सके आपने क और ख खंड है इनमें से दोनों खंडों के प्रश्नों को क्रमशः यानी कि क्रमवार उत्तर देने की कोशिश करें तो और अच्छा है। अब देखते हैं खंड क। खंड क जो है वो कह रहा है कि आपका बहुविकल्पी है। खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 2 गुणा 2 यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कुल अंक इसके होंगे 4। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने जो गद्यांश दे रखा है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको याद रखना है कि ये बात कहाँ लिखी हुई है जो प्रश्न में पूछी गई है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहे कि इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। किस में से निकल आए होंगे? अंडों में से। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चे थे, 3-4 दिन उन्होंने देखा तो उनको ये जिज्ञासा बढ़ी कि अंडे देखने चाहिए। कई दिन हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब बच्चे भी निकल आए होंगे अंडों में से, और अब वो सोचते थे कि बच्चों को क्या खिलाएं। बच्चों के चारे का सवाल यानी कि बच्चों को क्या खिलाया जाए। अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बच्चे अधीर क्यों थे? जिसमें से सही उत्तर चुनना है। चिड़िया को देखने के लिए, अंडों को देखने के लिए, घोंसले को देखने के लिए, या बच्चों को देखने के लिए। तो हमने अभी पढ़ा था, पैराग्राफ में ध्यान से देखना है, जहाँ पे अधीर शब्द आया हुआ है, अंडों को देखने के लिए बच्चे अधीर हो उठे थे। तो इसका उत्तर होगा हमारा किसको देखने के लिए? अंडों को देखने के लिए। ख उत्तर होगा। इस ख उत्तर को आपने छांट करके अपने जो उत्तर पुस्तिका है उस पे लिखना है। प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग है, प्रश्न नंबर 1 है और इसका भाग है पहला, और उसका उत्तर हमने लिख देना है ख, और ख के सामने लिख देना है अंडों को देखने के लिए। देखने के लिए इस प्रकार से आपने इसका उत्तर देना है। उसी प्रकार से बात है हमारा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ? कौन सा सवाल? जो ये सवाल शब्द है, देखो इसमें पैराग्राफ में कहाँ है? यहाँ पे है। तो कह रहा है कि बच्चों के चारे का सवाल। कौन सा सवाल? बच्चों के चारे का। तो इसमें उत्तर होगा क। तो हमने उत्तर में क्या लिखना है? दूसरा, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग, और इसका उत्तर लिख दिया हमने क, चारे का।
इस प्रकार से हमने इसका उत्तर लिख देना है। हमें प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिखना है प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न था, फिर प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न। दोनों इकट्ठे इसलिए करें कि क्रमवार करो। ये नहीं कि आपने प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न तो यहाँ पे कर दिया, फिर दूसरा और प्रश्न कर दिया, फिर उसके बाद इसका उत्तर लिखो। इससे अच्छा है कि आप दोनों को एक साथ ही लिख दो, तो पता रहेगी प्रश्न नंबर 1 का है। अब देखते हैं हम आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न संख्या आ गई हमारे लिए 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। करेगी ये कविता का पैराग्राफ दे दिया, इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर उसने 2 प्रश्न पूछे हैं, 2-2 नंबर के हैं, 4 नंबर का ये है, 4 नंबर का हमारा गद्यांश था। तो इसको हमने ध्यान से पढ़ना है। देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। यानी कि कह रहा है कि इसमें मेहनत की, अपने लेख की रेखा किसको कहा है? मेहनत को कहा है। तो किससे नहीं डरना चाहिए हमें? मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। तो अब देखते हैं, पैराग्राफ को ध्यान से देखना है, याद रखना है कौन सी बात कहाँ लिखी है। अब प्रश्न देखो, इसमें क्या कह रहा है? अपनी लेख की रेखा क्या है? तो इसमें अभी आया था मेहनत अपनी लेख की रेखा। अपनी लेख की रेखा क्या है? मेहनत का में मेहनत भाग्य कर्म, तो कौन सा उत्तर होगा हमारा? मेहनत। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग है और उसका उत्तर क्या होगा? क, और इसके आगे लिख देंगे मेहनत। ये हमारा उत्तर हो गया। अपना एक क्या क्या है? इसमें देखो, अपना एक क्या क्या है, इसमें लिखा था अपना, यहाँ पे शब्द आया अपना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। यानी कि अपना साथी कौन है? एक तो दुख है और एक सुख है। तो इसमें देखो, दिन रात पाप पुण्य दुख सुख धूप छांव, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुख सुख। तो इसको हम लिख देंगे। इस प्रश्न नंबर 1 के बाद में हमने लिखना है दूसरा, और दूसरे का उत्तर क्या लिखेंगे? ग। ग में क्या है? दुख और सुख। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। जब आपके अध्यापक उसको चेक करेंगे तो आपको पूरे पूरे 4 अंक मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है व्याकरण से संबंधित। अब व्याकरण आपने कर रखी है, पढ़ रखी है, तो अपने दोहराई भी कर लें। आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी जा सकती है, भाववाचक संज्ञा पूछी जा सकती है, सर्वनाम पूछे जा सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है वो। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या है? निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्याकरणिक प्रश्न है, 4 प्रश्न है, एक एक नंबर का एक प्रश्न है, 4 अंक का ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है। लड़का, दिल्ली, कलम, बुढ़ापा। तो जो किसी स्थान का नाम बताए, ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे स्थान का नाम क्या है? दिल्ली। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। प्रश्न नंबर 3 का कौन सा भाग है ये? पहला। तो इसका पहला भाग लिखा और इसका उत्तर लिख दिया हमने ख, दिल्ली। अब किया हमने अगला दूसरा भाग, भाववाचक संज्ञा पहचानिए। शहर, गंगा, मिठास, त्रिभुज, जो किसी के भाव के बारे में बताए कि वो कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। तो यहाँ पे क्या होगा? मिठास। तो हम ये कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें ग उत्तर आ जाएगा, मिठास। इसी प्रकार से अगला प्रश्न करेंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम छाटिए। मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन होते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम वे होते हैं जब कोई हम किसी को बात बता रहे होते हैं, जो बात सुन रहा होता है, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में कौन आएगा? इसमें तुम। सुनने वाला कौन हो गया? तुम। ठीक है, हम किसी को बात बताते हैं, वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है, किसी के विषय में बात बता रहे हैं, तो तुम हो गया मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो तीसरा प्रश्न आ गया। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग हो गया, ये भाग 3, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, और इसका उत्तर लिख देंगे ग, और इसका उत्तर के सामने लिख देंगे तुम। इसी प्रकार से अब हमने अगला प्रश्न करना है, चौथा प्रश्न।
जैसे हम लिखते आए थे वैसे लिखते रहेंगे। मोहन अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए। जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, तो मोहन अच्छा लड़का, तो मोहन कैसा लड़का है उसकी विशेषता बता रहा है अच्छा। तो वहीं पे जो ऊपर हमने लिखे थे प्रश्न नंबर 3 का भाग लिखा था 1 2 3, और इनके सामने हमने इनके उत्तर लिखे थे, वहीं पे हम लिखेंगे 4 भाग का उत्तर क्या होगा, ख। इसका उत्तर होगा अच्छा। इस प्रकार से हमने हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी हल कर देना है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है, जो प्रश्न नंबर 4 होगा वो होगा आपकी पाठ्य पुस्तक का गद्यांश। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने जो गद्यांश दे रखा है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपने पेपर में हमने पढ़ना है। फिर उसके बाद जो उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न में शब्द होते हैं उनको गद्यांश में ढूंढना है कि वो शब्द कहाँ लिखे हैं, वहीं पे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक हो संभव पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवारों में जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और अब हमने देखने हैं कि इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का वीर सिपाही किसे कहा गया है। देखो वीर सिपाही, ये शब्द ढूंढो पैराग्राफ में कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है वीर सिपाही। अब इससे पहले वाली बात पढ़ो या बाद वाली, तो पूछ देखते हैं कि दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। कैसे कण वीर सिपाही हैं, सफ़ेद कण। तो उत्तर में देखिए बिंबाणु, सफ़ेद कण, रक्तवाहिका, रोगाणु। तो क्या उत्तर होगा इसका, सफ़ेद कण। तो उत्तर कैसे लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में, हम उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 4। और 4 का कौन सा भाग है, पहला भाग है। तो इसका उत्तर क्या है, ख। और ख में क्या लिखा है, सफ़ेद कण को, कण को। इस प्रकार से हमने अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख देना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण क्या करता है। डटकर मुकाबला, एक जाल बुन देती है, चिपक जाते हैं, दरार भर देती है। तो हमने इनमें से कोई शब्द ढूंढना है कि धावा बोलने के, हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पैराग्राफ में ऐसा भी कोई शब्द आया था। देखो ऐसे बिल्कुल वैसी ही लाइन लिखी हुई है, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं, डट करके मुकाबला करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डटकर मुकाबला। तो वो जो हमने ऊपर लिखा था प्रश्न नंबर 4 और पहले का उत्तर दिया था हमने ख, और ख में लिखा था सफ़ेद कण, वैसे उसके नीचे लिखेंगे अब दूसरा, प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग है, इसका उत्तर है क, और इसका उत्तर है डटकर मुकाबला। जैसे कि जिसमें लिखा हुआ है सेम वैसे का वैसा ध्यानपूर्वक हम इसमें लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद कौन करता है।
चोट लगने पर जो रक्त जमाव क्रिया होती है उसमें मदद कौन करता है, तो हमने पैराग्राफ में ढूंढना है ऐसी लाइन कहीं पे लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। तो देखो ये लिखा हुआ था पैराग्राफ में कि बिंबाणुओं का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना है। किसका काम है, बिंबाणुओं का। तो हम उत्तर में क्या ढूंढेंगे, बिंबाणु। तो ये देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में बिंबाणु गा दे रखा है आपको। तो वही आपने प्रश्न नंबर 4 का पहले भाग का उत्तर दिया था, दूसरे का दिया था। तो अब हम लिखेंगे तीसरा और इसका उत्तर है ग, और ग में क्या लिखा है, बिंबाणु। इस प्रकार से आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। अब हमने पैराग्राफ में देखना पड़ेगा कि रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं। रक्त का तरल भाग ढूंढेंगे तो ये आपके पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे बिंबाणुओं का काम था, यहाँ पे रक्तवाहिका थी कटी फटी। ये रहा रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। तो क्या कहा, रक्त के तरल भाग को क्या कहा इसने, प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में। तो हमने इसका उत्तर क्या लिख देना है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा। तो प्रश्न नंबर ऊपर लिखा था हमने प्रश्न नंबर 4, पहले का उत्तर दिया, दूसरे का उत्तर दिया, तीसरे का उत्तर दिया। अब हम लिखेंगे चौथे का उत्तर घ, और क्या है, प्लाज्मा। इस प्रकार से हमने अपने प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के उत्तर लिख देने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे विशेष बात है कि हमने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि यही गद्यांश आपके, ये तो आपका एक सैंपल पेपर है, आपके लिए एक नमूना प्रश्न पत्र है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ऐसा होगा जिसमें गद्यांश होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर काव्यांश होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर किताब का गद्यांश आ गया उसमें से 4 प्रश्न पूछ लिए, और उसके बाद किताब का ही काव्यांश आएगा। अब उसमें कितने प्रश्न पूछता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि हमने जो काव्यांश यानी कि कविता का अंश दे रखा है उसको पढ़ना है, और इसमें भी आपसे 4 प्रश्न पूछ रखे हैं, इनके उत्तर हमने देने हैं। तो देखिएगा क्या काव्यांश है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे। ध्यानपूर्वक इसको हमने पढ़ते रहना है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस प्रकार से जो हमारी पहली कविता है उसको हमने पढ़ लिया है। अब हमने इसको देखना है कि इसमें से क्या प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं। तो हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब होता है खुले आसमान के। तो इसमें उत्तर में हम ढूंढेंगे, कहीं पे खुला आसमान लिखा हुआ है, पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं, पिंजरे में, खुले आसमान में, घोंसले में, खुले मैदान में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख। तो हमने लिखा प्रश्न नंबर कौन सा है, 5, और प्रश्न नंबर 5 का कौन सा भाग है, पहला, और पहले का उत्तर क्या है, ख, और ख के सामने क्या लिखा है, खुले आसमान में, खुले आसमान में। ये उत्तर हम इसका सामने लिख देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग क्या कहता है। पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाते, खा नहीं पाती, सो नहीं पाती, गा नहीं पाती, रो नहीं पाती। तो हमने इसमें देखना है कि क्या कह रहा था, ये पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कह रहा था कि पिंजरबद्ध हम गा नहीं सकते। तो जो ये लिखा कि पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, गा नहीं पाएंगे। तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे, गा। तो हमने ऊपर लिखा था प्रश्न नंबर 5 का पहले भाग का उत्तर दे दिया था। अब अगली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में लिखेंगे दूसरे भाग का प्रश्न, और इसका उत्तर है ग, और ग में लिखा है गा नहीं पाती है। जैसे भी लिखा हुआ है वैसे का वैसा हम लिख देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 5 का तीसरा भाग। तीसरे भाग में कह रहा है पिंजरे की तिल्ली किससे बनी है। अब उसमें लिखा था कनक, कनक तिल्लियों से टकराकर।
कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब क्या होता है? सोना। तो किसके बनी है तिल्ली? सोने की। तो तीसरे भाग का उत्तर लिखेंगे, तो तीसरा भाग लिखा और उसमें क्या है? का उत्तर है, और क के सामने क्या है? सोने की। ऐसे हम सोने की लिख देंगे। अब देखते हैं हम 5वें प्रश्न का चौथा भाग। चौथे भाग में कह रहा है कि चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है। तो उसमें हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप देख लीजिएगा कि पैराग्राफ में क्या लिखा है। कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले। कैसा जल पीने वाले हैं? बहता जल। और बहता जल किसका होता है? बहता जल किसका होता है? नदी का। किसका जल होता है बहता हुआ? नदी का जल बहता हुआ होता है। तो देखिए कैसा जल पीने वाले हैं। चिड़िया कैसा जल पीना पसंद करती है? पिंजरे का जल पीना पसंद करती है। क्या पिंजरे में बहता जल होता है? नहीं होता। क्या बारिश का बहता हुआ जल होता है? बारिश तो गिरती रहती है। नदी का पानी होता है वो बहता हुआ होता है, और समुद्र का पानी तो समुद्र में अथाह पानी भरा हुआ है, एक जगह खड़ा हुआ है। तो नदी होती है वो बहती रहती है। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का जो चौथा भाग होगा उसका उत्तर होगा ग, और इसका उत्तर होगा नदी का। इसके सामने हम लिख देंगे नदी का। इस प्रकार से आपको एक एक करके 4 अंक मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? ये भी बहुविकल्पीय है कि खून की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। यह आपने अपनी पाठ में पढ़ा होगा, रक्त और हमारा शरीर, उसमें दे रखा होगा, उसको याद रखना है। प्रश्न उत्तर आपने बताए थे, याद कर लेना। तो कह रहे खून की कमी से होने वाली बीमारी या मलेरिया है, हैजा है, एनीमिया है या चेचक है। तो हमने पढ़ा था कि खून की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। तो लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 6 का पहले भाग का उत्तर क्या है? ग, और ग के सामने क्या लिखा है? एनीमिया। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, मात्रा की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मात्रा की गलती करोगे तो आपके अंक कट जाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भाग। पापा खो गए पाठ में लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते हैं। जो पापा खो गए पाठ है वो आप अपने घर से पढ़ लें अच्छी तरह से, और उसमें देख लें कि लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते हैं। या कहता है कि छोटा ताऊ कहते हैं, या मोटा ताऊ कहते हैं, या लाल ताऊ कहते हैं, या काला ताऊ कहते हैं। तो लेटर बॉक्स का रंग बच्चों लाल होता है। तो इस पाठ में जो लेटर बॉक्स है उसका रंग भी लाल है। तो उसको जो पेड़ है, आदमी है, खंबा है, वो क्या बोलते हैं? उसको लाल ताऊ बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर कौन सा है? 6। और 6 का कौन सा भाग है हमारा? दूसरा भाग है। और दूसरे भाग का उत्तर क्या है? ग, और ग के सामने क्या लिखा है? लाल ताऊ। बिल्कुल सही। क्या लिखा है? लाल ताऊ। और इसको हम लाल ताऊ लिख देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में वैसे ही 2 प्रश्न कविता में से आए हैं, जैसे 2 पाठों में से आए थे। तो पहला प्रश्न है, श्रवण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। हमने कविता पढ़ी है कि श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो क्या भूल गए हैं? गति और उड़ान। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। तो इसका लिखेंगे हम प्रश्न उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 7, और उत्तर पहले भाग का है। ये लिखा है पहला भाग। पहले भाग का उत्तर क्या है? क। क में क्या लिखा है? गति और उड़ान। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। कठपुतली की क्या इच्छा है। अब कठपुतली जो हमारी कविता है उसमें से प्रश्न दे दिया कि कठपुतली की इच्छा क्या है। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो, मुझे गांव छोड़ दो। तो कठपुतली क्या चाहती है? अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? दूसरे का उत्तर हो जाएगा कही। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इस प्रकार से आपने इसको हल कर देना है। अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 8, जो कि खंड ब शुरू हो जाता है, जिसमें वर्णनात्मक है। इसमें तो आपको एक एक ऑप्शन मिला और आप उसको लिखते चले गए। सही ऑप्शन को छांट के, सही विकल्प को ढूंढ के आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दिया। लेकिन अब उसके आपको कोई विकल्प नहीं मिलेंगे, आपने खुद अपने पास से याद करके उनको लिखना है। तो अब देखते हैं खंड ब। खंड ब में
प्रश्न संख्या 8 है। तो प्रश्न संख्या जो 8 है वो कह रहे कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब व्याकरणिक प्रश्न है उनके उत्तर हमने लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, जो व्याकरणिक प्रश्न है, अंधकार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम प्रश्न संख्या 8। 8 का क्या है? पहला, और पहले भाग का उत्तर क्या लिखेंगे? अंधकार लिख देंगे, छोटा सा अक्षर है अंधकार, और विलोम शब्द क्या होगा इसका? प्रकाश। इसके सामने हम प्रकाश लिख देंगे। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, केवल 2 नंबर लिखा। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं अध्यापिका, सीधा हम उत्तर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंधकार ना लिख के हम केवल प्रकाश भी लिख सकते हैं। नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। अब तीसरा प्रश्न आ गया, तीसरा भाग आ गया प्रश्न नंबर 8 का। नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? नमकीन। क्या होगी? नमकीन। इस प्रकार से हम इसको नमकीन लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आती है प्रश्न संख्या 9। जो कि प्रश्न संख्या 9 है वो आपके प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खून के तरल भाग को क्या कहते हैं? आपने ऊपर पैराग्राफ में भी पढ़ लिया था, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो हम इसका जो उत्तर है वो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 9, और कौन से भाग का उत्तर दे रहे हैं? पहले भाग का। तो खून के तरल भाग को हम लिखेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है। एक थोड़े से भी काम चल सकता है कि प्लाज्मा, इतना भी लिख सकते हैं हम प्लाज्मा, या हम लिखेंगे पूरा खून के तरल भाग को, क्या को हटा देंगे और क्या की जगह लिख देंगे? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये भी आपको पता है, या याद करके जाएं, अपने प्रश्नों को देख के जाएं कि रक्त की कमी के कारण एनीमिया की बीमारी होती है, और एनीमिया लिख देना है। लाल ताऊ का असली नाम क्या है? लाल ताऊ का असली नाम क्या है? लेटर बॉक्स। ठीक है, ये संख्या जरूर लिखनी है। प्रश्न नंबर 9 के बाद जो संख्या जरूर लिखनी है, पहले का उत्तर है, दूसरे भाग का, तीसरे का है। मेरे तबीयत लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, किसने कहा था? जब आप पाठ पढ़ेंगे, पापा खो गए थे, तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये बात किसने कही थी? खंबे ने कही थी। किसने कही थी? खंबे ने। तो आप चौथे का उत्तर क्या लिख देंगे? खंबा, या खंबे ने कही थी। ठीक है, किसने कहा? खंबे ने कहा। अब आता है प्रश्न संख्या 10। इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया होगा। इनके सबके आपने उत्तर अपने पास से लिखने हैं। अब आती है हमारी प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या है कि प्रश्न पूछ रखे हैं कविताओं में से 4 प्रश्न है। पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखते हैं? तो वही आपने लिखना है प्रश्न संख्या 10, और उसका पहले भाग का फिर उत्तर लिख देना है। ऐसे ही दूसरे भाग का उत्तर लिख देना है। ये उत्तर आप खुद लिखेंगे, आपको याद होने चाहिए, इनको करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपको सैंपल के बारे में था। गद्यांश को हमने पढ़ के उसका उत्तर ढूंढना आपको सिखा दिया है। कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने आपको दे दिए हैं कि पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखते हैं? पक्षी अनंतहीन आसमान की सीमा पाने की इच्छा रखते हैं। कनक कटोरी किसे कहा गया है? जो सोने की कटोरी को कनक कटोरी कहा गया कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि कनक कटोरी किसको कहा है? सोने के बर्तन को कहा है, सोने की कटोरी को कहा है। कठपुतली क्या चाहती है? तो इसका उत्तर हम तीसरे का लिखेंगे। कठपुतली क्या चाहती है? अपने पैरों पे खड़ा होना। कठपुतली किससे बंधी है? चौथे का उत्तर लिख देंगे। कठपुतली किससे बंधी है प्यारे बच्चों? कठपुतली धागे से बंधी है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में भी कह रहा है कि 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। एक प्रश्न हमारा 2 नंबर का है। अब हमने पूरा प्रश्न लिखना पड़ेगा, 30-40 शब्दों में इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 11 का पहला प्रश्न है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है वैसे ही जैसे अब तक लिखते आए हैं कि प्रश्न नंबर 11, और कौन सा भाग है प्रश्न नंबर 11 का? पहले का उत्तर दे रहे हैं तो पहला, दूसरे का उत्तर दे रहे हैं तो दूसरा। खून की कमी, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? ठीक है, तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे अब आपको बता देते हैं। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 2 प्रश्न दे दिए और दोनों रक्त और हमारा शरीर पाठ में से दिए हैं। तो प्यारे बच्चों,
ये है हमारा प्रश्न जो आपके सामने अब आपको दिखाई दे रहा है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो भानुमति का पिटारा शब्द है एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं जो आ जाती हैं, उसका मतलब होता है भानुमति का, यानी कि पिटारा किसे कहा जाता है कि एक पिटारा हो उसमें बहुत सारी वस्तुएं आ जाएं। तो जो ये है आपका खून है उसको भी भानुमति का पिटारा कहा जाता है, क्योंकि जब खून को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें लाखों की संख्या में लाल कण मौजूद मिलेंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसका उत्तर में इतना लिख सकते हैं कि खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मिलते हैं, इसलिए इसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 था उसका, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक और संतुलित आहार करना चाहिए। हमें अपने आहार में उचित मात्रा में फल सब्जियां खानी चाहिए, प्रोटीन की पूर्ति हमारे शरीर में होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसके बारे में लिख देना है। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। तो ये जब हम पापा खो गए थे पाठ पढ़ेंगे उसमें पता लग जाएगा कि पेड़ भी एक जगह पे खड़ा था और उसी जगह पे खंबा था बिजली का, और वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। बारिश आती है तो दोनों भीगते हैं, तो दोनों आपस में बात करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, मतलब प्रश्न नंबर 11 का चौथा भाग है, पापा खो गए पाठ में पेड़ को जाड़ा गर्मी क्यों नहीं न लगने के क्या कारण है। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं जिसके कारण उसको ना तो जाड़ा लगता है और ना ही गर्मी लगती है। जाड़े का मतलब होता है सर्दी। इस प्रकार से हम इनके उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। अब ये 30 से 40 शब्दों में देने हमने 3 प्रश्नों के उत्तर जो कि हमारी कविताओं में से हैं। पक्षी किसमें विघन नहीं चाहते हैं, चिड़िया के क्या क्या अरमान थे, कठपुतली के क्रोध आने का क्या कारण था। इन सब को आपने इन पाठों के प्रश्नों को आपने याद कर लेना है ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप लिख सकें। अब आता है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है, एक अनुच्छेद लेखन आएगा जो कि आपका 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होगा, और अनुच्छेद के ऊपर आपको विषय मिलेंगे 3। इन 3 में से किसी भी एक विषय पर आपने लिख देना है। जैसे प्रश्न संख्या 13 लिखेंगे और मान लो प्रदूषण लिख रहे हैं तो ख लिखेंगे और लिखने लग जाएंगे प्रदूषण की समस्या, और उस पर एक पैराग्राफ ऐसे बना के पूरा पैरा आप एक प्रदूषण की समस्या या आपका पसंदीदा त्यौहार आया हुआ है दीपावली होली कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आए उसको ध्यानपूर्वक देख के आपने लिखना है। इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो आएगा 14 वो होगा, अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए अथवा अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई एक पत्र आप लिख सकते हैं और 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पूरे प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न आएंगे जिनमें से कुछ प्रश्नों के भाग भी होंगे बीच में, जैसे 7वें प्रश्न के 2 भाग थे, 8वें प्रश्न के 4 भाग थे। उसी प्रकार से आप अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए जो परीक्षा होनी है आपकी मध्यावधि परीक्षा हो रही है, मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं, उनके लिए ये शिक्षा निदेशालय से द्वारा भेजा गया एक सैंपल पेपर था। इसके अनुसार ही जिस प्रकार से इसमें प्रश्न है उसी प्रकार से उसमें प्रश्न आएंगे। प्रश्न दूसरे हो सकते हैं लेकिन केवल आपके प्रश्न पत्र में 14 ही प्रश्न होंगे और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को देख के आप अपनी मध्यावधि परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, तथा जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद।